हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी पे। आई होप आप लोग सारे स्वस्थ होंगे, आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आपका अपकमिंग एग्जाम NDA जो कि 3 सितंबर को है, और आपका जो भी है एयरफोर्स, नेवी, ICG के लिए ये बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिजिक्स जो मैं कल से मैं स्टार्ट किया हूँ पढ़ाना 1D मोशन बेहतरीन रूप से। पार्ट 1 अपलोड भी हो गया है, आप उसे जाके देखिए और देख भी रहे होंगे। मगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ कमी है उसमें, कमेंट काफ़ी आप लोग कम कर रहे हैं, तो कमेंट बिल्कुल किया करो यार। कमेंट जितना कीजिएगा उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये जो भी कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप ये इतना तो कर ही सकते हो, कमेंट और लाइक तो कर ही सकते हो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और इनर्जेटिक रूप में आपको कंटेंट दे सकूँ। क्योंकि मुझे सारा सिलेबस को कंप्लीट करना है इन 2 मंथ। मुझे आपका डेडिकेशन और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी मैं ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि ये जितने सारे कंटेंट है सारे आपकी एग्जाम के रिलेटेड है। जितने ये कंटेंट है प्योरली डेडिकेशन टू यू, आपके एग्जाम के रिलेटेड है। ऐसा कंटेंट पूरा यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। फिजिक्स का आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, छूट गया तो आप मुझसे कहिएगा, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्योरली डेडिकेटेड टू योर एग्जाम है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैं एग्ज़ाम क्लियर किया हूँ, सारे एक्सपीरियंस, इतने सारे कंटेंट हैं मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अपना ओन एक्सपीरियंस, ठीक है। और ये नहीं कि मैं 10 साल पहले क्लियर किया हूँ, इसी 2-3 साल में तो सारा पैटर्न मुझे मालूम है। तो आप प्लीज़ फॉलो करें, हमारे चैनल पर ट्रस्ट करें और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, जहाँ पर हर नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो कल के में हमने पढ़ा था 1D मोशन में कुछ बेसिक चीज़, जैसे मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद रेफरेंस पॉइंट क्या है, फिर आपका मोशन के पैरामीटर क्या है, फिर पोजीशन वेक्टर, इतने सारे चीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो एक बार कमेंट करें यस सर, तो हम लोग अपना स्टार्ट करें आज का क्लास, ठीक है। जैसे आपने देखा था किसी भी कोई भी प्लेन है XY प्लेन, वहाँ पे A है, उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो उसका पोजीशन वेक्टर हमने कैलकुलेट किया था OA वेक्टर, जो कि आया था x1 i कैप प्लस y1 j कैप। वेयर i कैप j कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। एक क्या है, यूनिट वेक्टर है, जो कि बता रहा है कि पार्टिकल्स ने x1 यूनिट कवर किया है x एक्सिस में, और j कैप बता रहा है कि j1 यूनिट कवर किया है y एक्सिस में। तो यूनिट वेक्टर का काम ही होता है, आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, नहीं तो हम क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, 1 हो, और वो डायरेक्शन बताने में काम करता है। आपने देखा होगा जब आप कार से जाते हो बहुत हाईवे पे, मतलब कहीं अननोन सिटी में, तो आप अगर वहाँ पे रोड पे एक माइल स्टोन लिखा रहता है, वे टू कानपुर, मूव टू लेफ्ट साइड, एक माइल स्टोन लिखा रहता है कि नहीं, जिससे आप लोग पकड़ते हो कि हाँ मुझे लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है। और नहीं तो आप कभी कभी गूगल मैप भी देखते हो, कहीं अननोन सिटी में जा रहे हो, कहीं जाम ही देने आप जा रहे हो, सेंटर का लोकेशन नहीं मालूम है, तो आप क्या करते हो, गूगल मैप का आप देखते हो कि नहीं। तो जो गूगल मैप है या जो रोड का माइल स्टोन है, वो क्या है, एक तरह से आपका एक यूनिट वेक्टर की तरह काम करता है, जो कि डायरेक्शन बताता है। ओके, अब बाकी हम लोग कॉन्सेप्ट मेरे भाई सोल्जर्स क्लियर करेंगे जब वेक्टर का क्रैश कोर्स करेंगे। ओके, तो पोजीशन वेक्टर में किसी तरह का डाउट नहीं है। मैग्नीट्यूड हम लोगों ने कैलकुलेट किया था √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इससे क्वेश्चन आते हैं मेरे सोल्जर्स, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। और बहुत रिपीटर्स बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम है कि ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं फालतू एक बात भी नहीं आपको बताऊँगा, ना कि IIT लेवल ना ही CBSE, क्योंकि हमें सिर्फ इस चारों एग्ज़ाम को लेकर चलना है, ठीक है। ज़्यादा हमें हाई फाई में नहीं जाना है, बस जो भी है इसी के रिलेटेड चलना है, बट 100% फुल कंटेंट इसी के बेसिस पे रहेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आइए आज सेकेंड देखेंगे। मैंने बताया था कि आज हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है पहले ये बताइए। स्केलर के वेक्टर, तो आप बोलोगे सर वेक्टर है, बिल्कुल। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो आपका कैसे पोजीशन वेक्टर है, कैसे पोजीशन बताता है, मुझे आप बताइए कमेंट में। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है, और इससे ये बहुत सारे टीचर्स नहीं बता पाते हैं, इसको स्किप करते हैं, बट मैं ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है
कि कैसे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है एक पोजीशन वेक्टर है, कैसे एक पोजीशन को स्पेसिफाई करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन आते भी हैं, प्रीवियस ईयर आए थे, नेवी एसएसआर में भी आया था, आईसीजीडी में भी आया था। ठीक है, आईसीजीडी का जो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, उस लेवल को हम करेंगे। हालांकि एयरफोर्स जो है और जो नेवी एसएसआर है उसका क्वेश्चन का लेवल मतलब कॉन्सेप्चुअल आता है, बट कभी कभी तो उसका जीडी में जो है क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई कर देता है, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, कैसे एक आपका पोजीशन वेक्टर है। तो हमने कल जो एग्जाम्पल देखा था कि कोई भी बॉडी है, तो किसी जो पॉइंट ए और पॉइंट बी तक, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, से बी तक वो जिस पाथ पर चल रहा है उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ है वो उसको डिस्टेंस कहते हैं। और अगर स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दे इनिशियल और फाइनल के बीच में तो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो सपोज ये डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है मैग्नीट्यूड भी बताता है और साथ में डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन ही बताएगा 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, या नॉर्थ या साउथ या वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, जितने सारे डायरेक्शन है उसको भी स्पेसिफाई करेगा। तो ये तो सिंपल बात होगी, बट आज हम लोग बात करेंगे कैसे प्लेन में, प्लेन मतलब तल, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, या स्पेस में बात करेंगे, मतलब 3D फॉर्म में इन एक्स वाई जेड प्लेन में, उसमें हम लोग बात करेंगे वहाँ पे कैसे डिस्प्लेसमेंट आपका पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। सपोज कीजिए हम लोग दो एक्सिस लेते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, नो डाउट। कोई पार्टिकल का पहले पोजीशन किसी टाइम इंस्टेंट टी पे यहाँ पर है। ठीक है, उसको मैंने स्पेसिफाई किया ए से, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ठीक है, किसी इंस्टेंट टी पर। ओके, कुछ टाइम टी के बाद उस पार्टिकल का पोजीशन में चेंज आया है, वो बी तक पहुंच गया है, उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। x2 कवर किया है x एक्सिस में, y2 किया है y एक्सिस में। ठीक है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, मतलब ए और जो मूविंग बॉडी है, जो बॉडी है, जब पहुंचा तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहला स्टेप यही होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। ओके, तो ये आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, तो डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई करेगा। तो हमें ए से बी तक निकालना है, तो बी के तरफ डायरेक्शन होगा, एरो होगा, बी के तरफ एरो होगा। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर के लिए कल मैंने बताया था, किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का अगर पोजीशन निकालते हैं तो रेफरेंस लेते हैं ऑरिजिन से। तो ये आपका ऑरिजिन है, और ये यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट भी होता है। बिल्कुल, जो आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स वाई एक्सिस, वहाँ पे जो आप लोग मैथ में शुरू से पढ़ते आ रहे हो ज्योमेट्री में, कि वो क्या है, ऑरिजिन है। ऑरिजिन बेसिकली यहाँ पे अगर 1D मोशन में समझा जाए तो ऑरिजिन यहाँ पे आपका रेफरेंस की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, यही से तो हम बता रहे हैं कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स मोशन में हैं। तो ओ इज कॉल्ड, ओ इज द ऑरिजिन, और ऑल्सो ओ इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस in this xy plane. Okay, so let us join OA and OB. Now tell me what will the position vector of OA, मतलब OA जो पोजीशन वेक्टर है इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। तो x1 i कैप होगा प्लस y1 j कैप, कोई डाउट। x1 i कैप प्लस y1 j कैप। i कैप j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन बता रहा है, x1 यूनिट इन x एक्सिस और y1 यूनिट इन y एक्सिस, जे कैप। ठीक है, फिर OB का बताइए आप, x2 i कैप प्लस y2 जे कैप। ठीक है, हमें निकालना AB, मेरे भाई हमें AB निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे बताइए।
हमें निकालना है ए बी वेक्टर। कैसे हम निकालेंगे, एक बार कमेंट कीजिए। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले बताइए सारा चीज़ क्लियर है कि नहीं, एवरीथिंग इज विजिबल एंड क्लियर और नॉट क्लियर है कि नहीं सारा चीज़। तो हमें ए बी वेक्टर निकालना है। अब हम लोग लेंगे ब्लू मार्कर, थोड़ा सा अट्रैक्टिव, जितना हो सके उतना अट्रैक्टिव बनाएंगे। और आपका सपोर्ट रहा तो जल्द ही हम लोग प्रोजेक्टर भी ले लूँगा मैं, ठीक है। तो सपोर्ट आप लोग प्लीज़ मुझे कर कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना आपको मैं एनर्जेटिक वे में फील कराऊँ फिजिक्स को, कि आपको बोरिंग महसूस ना हो मेरी क्लास में। मेरा यही मोटो रहता है कि मैं जिस लेवल से मैंने प्रिपरेशन करके अपने एग्ज़ाम को खोया, उसी लेवल से आपको भी मैं एग्ज़ाम क्रैक कराऊँ और आपको वॉरियर बनाऊँ, देश का एक सैनिक और एक सोल्जर्स बनाऊँ कि आपका नाम रोशन हो, आप पूरा देश का नाम रोशन करें और आपके माँ बाप का फिर जो है गर्व से ऊँचा हो। मेरा बेटा देश का एक सेना में उन्होंने एक ज्वाइन किया, ऐसा एक आप में हुनर की कैपेसिटी हार्ड है, ओके। तो आइए हमें निकालना है मेरे भाई ए वी वेक्टर। कैसे निकालेंगे, सारा चीज़ मैं क्लियर देख रहा हूँ, कोई बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। हमें ए बी वेक्टर निकालना। क्या आपने वेक्टर में वेक्टर एडिशन रूल पढ़ा है, यस या नो। एक होता है ट्रायंगुलर लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ, एक पॉलीगॉन्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ ये कहता है, मैं ब्रीफ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ के आया है। तो क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि सारा चीज़ को अगर हम लोग फुल, अब जैसे यहाँ पर पूरा मैं ट्रायंगल लॉ बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट मैं शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि वेक्टर में मैं उसको एक्सप्लेन बिल्कुल करूँगा, ठीक है। हमें ए बी वेक्टर निकालना है। ये देखिए एक तरह का एक ट्रायंगल हो गया जिसके 3 साइड है, ओ ए ओ बी ए बी, ओके। ये तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सर। देखिए ट्रायंगुलर लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसको आप ऐड कर दो। सिंपल रूल मैं बता रहा हूँ, कोई प्रूफ का रटिफिकेशन नहीं। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसको ऐड कर दो, और जो आपका तीसरा वेक्टर है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो और उसको इक्वल टू कर दो, तीनों का समेशन 0 का। वही होता है ट्रायंगुलर लॉ। नहीं आप समझे, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये आपका फर्स्ट वेक्टर है, ये आपका सेकेंड वेक्टर है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, और ये आपका थर्ड वेक्टर। इसका मैं डायरेक्शन ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो दो वेक्टर का देख रहे हैं डायरेक्शन सेम है, एक आपका ये वेक्टर पहला और ये दूसरा वेक्टर, दोनों का देख रहे हैं डायरेक्शन सेम है। क्योंकि पहला और तीसरा का डायरेक्शन सेम नहीं है, पहला का डायरेक्शन इधर है, तीसरा का इस साइड में है, दोनों विपरीत है। बट पहला और दूसरा का देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में है, उसका एरो सेम डायरेक्शन में क्या है, उसका एरो है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज रूल में है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो इतना आपको नहीं समझना है। आप देख रहे हैं कि दो वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं। दोनों को ऐड कीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, अब माइनस कीजिए जो थर्ड वेक्टर है, थर्ड वेक्टर का देख रहे हैं डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं। अगर सेम होता तो थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड आता, बट यहाँ पर देख रहे हैं इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर, मतलब थर्ड वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट की ओर है। उसको माइनस कीजिए और तीनों का जो समेशन है वो 0 कीजिए, नेट यही होता है। फिर इसको और सॉल्व कीजिए, तो फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर इक्वल टू थर्ड वेक्टर। यही जो आपका थर्ड वेक्टर आया वही आपका रिजल्टेंट भी होता है, वही जो थर्ड वेक्टर होता है वही आपका रिजल्टेंट भी होता है, दो वेक्टर का समेशन, ओके। ये जो थर्ड वेक्टर है, ये जो आपका थर्ड वेक्टर है, यही रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर का। रिजल्टेंट मतलब समझते हैं, परिमाण, जो कि उसका मैग्नीट्यूड बताएगा दो वेक्टर का, ओके। तो देखिए यहाँ भी हम लोग सेम रूल लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्शन को एक बार समझिए। यहाँ पे तो डायरेक्शन देख रहे हैं ए से बी और बी की ओर जाना है, इसलिए मैंने ब्लू मार्कर लिया कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं हम ओ से ए जा रहे हैं, आप ओ से बी भी इसी साइड जा रहे हैं। देख रहे हैं ओ से ए गए इस साइड में और फिर ओ से बी गए इस साइड में, बट ए से बी हम लोग इस साइड का डायरेक्शन है, बी की ओर एरो है। बताइए मैं किन दो वेक्टर को ऐड करूं और तीसरा वेक्टर को माइनस करूं।
तो देखिए ओ ए वेक्टर और आपका ए बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम में है। आपका जो ओ ए वेक्टर है और जो आपका ए बी वेक्टर है, जो दोनों का जो डायरेक्शन है, देख रहे हैं ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, उसको ऐड कीजिए और माइनस कीजिए जो आपका थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन है ओ बी वेक्टर को, उसको इक्वल कीजिए 0 से। समझे कि नहीं? ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है कि नहीं? देखिए ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे है और ओ बी का ऐसे है, तो सेम वे में है कि नहीं? कमेंट कीजिए ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम वे में है कि नहीं? बस एक बार कमेंट कीजिए। ओ ए वेक्टर और मैं थोड़ा सा और नीचे बना देता हूँ। देखिए ये आपका ओ ए वेक्टर और ये आपका ए बी वेक्टर, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम दिशा में है कि नहीं? एक बार बताइए, दोनों का वेक्टर जो है सेम दिशा में है कि नहीं? तो बिल्कुल देख रहे हैं 1 और 2, मैं थोड़ा इसको मिनिमाइज़ किया हूँ कि आपको इसको आप देख सकें। तो दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम दिशा में, ओ ए वेक्टर और आपका ए बी वेक्टर, ठीक है। तो दोनों को मैंने ऐड किया और जो आपका थर्ड वेक्टर है उसको उससे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और नेट इक्वल कर दिया 0 का, ठीक है। कि तीनों वेक्टर का समेशन नेट रिजल्टेंट फोर्स, इस पर एक तरह से रिजल्टेंट जो फोर्स अप्लाई हो तीनों पे वो क्या हो? 0 हो। मतलब तीनों यहाँ पे अगर समझा जाए तो तीनों जो वेक्टर का समेशन का नेट रिजल्टेंट वो क्या हो? 0 हो। अब माइनस ओ बी को आप इधर ले जाइए, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, बट हमें निकालना ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। यहाँ तक समझे कि नहीं मुझे एक बार बताइए। ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर हुआ कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? ओ बी वेक्टर का बताइए क्या है? पोजीशन वेक्टर x2 माइनस x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस ओ ए वेक्टर का x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अब सिंपल माइनस करना है, दोनों से आई कैप कॉमन कीजिए, x2 माइनस x1 बचेगा, फिर जे कैप कॉमन कीजिए तो y2 माइनस y1 बचेगा। यही आपका ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मिला। ए बी वेक्टर का क्या मिला हमें? पोजीशन वेक्टर। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है। ए से बी तक जब पार्टिकल गया तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो x2 माइनस x1 वाई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो कैसे हम लोग यहाँ पे वेक्टर सम लगाकर हमने ट्रायंगुलर लॉ यूज करके हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला। क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो निकालते हैं वो सिंपल एडिशन से नहीं निकलता है, उसमें वेक्टर एडिशन का मेथड अप्लाई होता है। तो क्या आप ट्रायंगुलर लॉ समझे कि नहीं? ट्रायंगुलर लॉ यही कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसको ऐड करो और जो तीसरा वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको सब्ट्रैक्ट करो और तीनों का समेशन 0 के इक्वल करो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो तीसरा वेक्टर आता है, जो आपका तीसरा वेक्टर आता है वही उसका रिजल्टेंट होता है, वही उसका परिमाण होता है। यहाँ पे आपने देखा ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम वे में है, तो दोनों को मैंने ऐड किया और ओ बी को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। आप यहाँ बोल सकते हैं कि सर आपने ओ बी और बी ए के क्यों नहीं ऐड किया? देखें ओ बी वेक्टर और बी ए वेक्टर क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? बिल्कुल नहीं। ओ बी का देखें डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो बी ए का भी डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए नीचे की ओर, तब ना दोनों क्लॉकवाइज रूल में आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आता है, मतलब सेम डायरेक्शन में आता है। बट ए बी ओ बी का तो ऐसे है तो ए बी क्या ऐसे है, दोनों अपोजिट है। तो कैसे मैं ओ बी और बी ए को ऐड करूँ? मैंने क्या बोला? अगर कोई दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो भी ऐड कीजिए और तीसरा वेक्टर को माइनस कीजिए और नेट 0 को 0 का इक्वल कीजिए और तब आपका तीसरा वेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, समझ में आया कि नहीं एक बार कमेंट करें। और यही इसका ए बी वेक्टर भी निकला, ए से बी तक पार्टिकल्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। अगर हम लोग यहाँ प्लेन की यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं स्पेस की, तो एक और एक्सिस का इमेजिन करते हैं आपका जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। तो वहाँ पे एक और टर्म इंक्लूड हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है
Z2 माइनस Z1 के कैप, बस यही होता है। अगर स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे एक और एक्सिस हो जाता है जेड एक्सिस, तो वहाँ पे OC वेक्टर आ जाता जिसका कोऑर्डिनेट होता है x3 i कैप प्लस y3 j कैप। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे जेड एक्सिस आ जाता तो एक और टर्म इंक्लूड हो जाता, यहाँ पे y1 j कैप के बगल में z1 k कैप आ जाता और यहाँ पे आता z2 k कैप। अब बाकी सारा प्रोसेस सेम रहता और यहाँ पे आ जाता k कैप z2 माइनस z1, है कि नहीं? क्या रहता? k कैप Z2 माइनस Z1। मतलब अगर हम लोग इसको स्पेस में बात करते हैं तो सिर्फ एक और कंपोनेंट ऐड हो जाता जो कि जेड एक्सिस में जेड एक्सिस आपका इंक्लूड हो जाता, और जेड एक्सिस अगर आ जाता तो वहाँ पे एक और टर्म इंक्लूड हो जाता OA पोजीशन वेक्टर का, मतलब Z1 के क्या, मतलब इसमें जेड एक्सिस में Z1 यूनिट का मैग्नीट्यूड कवर किया है, वही आपका के क्या बताता। तो ए बी वेक्टर आपने निकाले कि नहीं? अगर इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछे ए बी वेक्टर का तो क्या आएगा? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और अगर एक और एक्सिस रहता है Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक समझे कि नहीं मुझे एक बार कमेंट करें, तो हम लोग अब आगे की ओर प्रोसीड करें। इसको मैं छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल, एवरीथिंग इज नोट डाउन फटाफट कीजिए, फिगर को देखकर समझ में आया है कि नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अपना नेक्स्ट पैरामीटर स्पीड। जी हाँ, चाल। क्या है भाई आपका स्पीड? बताइए क्या आपका स्पीड है? किस स्पीड से आप साइकिल चलाते हो, या आप स्कूल आप कैसे जाते थे पहले जब 9-10 में थे? साइकिल से कि बस से? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। स्पीड हर बच्चा इससे फैमिलियर होगा डेली में। स्पीड क्या होता है? चाल। अरे भाई कितना तुम यहाँ स्लो चल रहे हो, धीरे धीरे होता है, तो कितना तेज चल रहा है। स्पीड है कि नहीं? स्पीड बेसिकली आइडिया देता है कितना कोई ऑब्जेक्ट फास्ट है और कितना कोई ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है कि नहीं? उसका इंफॉर्मेशन कौन देता है? स्पीड। आज हमने इतना डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब हमने 1 घंटा में 20 किलोमीटर की रफ्तार से हमने 20 किलोमीटर पर आवर से हमने बाइक चलाया है, मतलब 1 घंटा में हमने 20 किलोमीटर कवर किया है। कोई बोला नहीं मैंने 1 घंटा में 40 किलोमीटर कवर किया, मतलब उसका स्पीड ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्पीड उसने कवर किया है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। तो मतलब स्पीड कहने का मतलब है ये दो ही चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है, फास्ट और स्लो, कितना तेज है कितना धीमे है। कोई जो स्टूडेंट है वो कम ही टाइम में पढ़ाई को ज़्यादा कैचअप कर लेता है पढ़ाई को, मतलब ज़्यादा कम ही समय, तो 2-4 घंटा बैठेगा तो उसका माइंड में सारा चीज़ जो है ग्रैस्पिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी जल्दी समझ लेता है। हम बोलते हैं उसका माइंड कितना फास्ट है, माइंड उसका कितना फास्ट है, जो उसका ग्रैस्पिंग पावर का जो रेट है, स्पीड बेसिकली रेट भी होता है ना, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो बेसिकली ये दर भी है, रेट भी है, कितना टाइम इंटरवल में कितना टाइम में कितना डिस्टेंस को आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि नहीं उस लड़का का ग्रैस्पिंग पावर का जो रेट है काफ़ी फास्ट है, उसका जो ग्रैस्पिंग पावर है का जो स्पीड है उस बच्चे का काफ़ी तेज है। कोई बच्चा 10 घंटा पढ़ रहा है तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बोलते नहीं जो ग्रैस्पिंग पावर का जो रेट है, जो स्पीड है, काफ़ी स्लो है, जो उसका रेट है, समझने की जो शक्ति है, वीक स्टूडेंट को जैसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये फास्ट और स्लो का आइडिया आपको देता है कौन? स्पीड। फिजिक्स की भाषा में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सारे बच्चे ये फॉर्मूला जानते होंगे, 9 में 10 के 11 12 हर में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी आपने मैथ में भी
मास्टर ने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन में स्पीड डिस्टेंस टाइम एक चैप्टर भी है आपके वाई में या उसका डीवी में या नेवी जो एमआर है उसमें ये चैप्टर है जहाँ पर वो स्पीड निकालते हैं, दूरी दे दिया रहता है और समय दे दिया रहता है। तो मज़ा आता है कि चलो भाई दूरी है हाँ 20 किलोमीटर है, हमने 2 घंटा में कवर किया, तो हम कितना रफ्तार से गए 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में हमने 10 किलोमीटर दूरी कवर किया। तो बहुत मज़ा आता है हम ये सब बेसिक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आते भी हैं। क्वेश्चन में क्या दे देता है, कभी कभी मिनट में दे देता है, किलोमीटर मिनट में, बट हमें आवर में करना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन में फंस जाते हैं हम लोग, ध्यान नहीं देते हैं यूनिट, इसलिए हमें यूनिट बेसिकली ध्यान देना चाहिए किस यूनिट में क्वेश्चन पूछ रहा है और किस यूनिट में ज़्यादा दिया हुआ है, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है, तो क्या स्पीड का कुछ और चाहिए आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन की, इतना तक इनफ है, सफिशिएंट आप समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं मेरे भाई, सारे बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग स्पीड समझ गए। आइए, स्पीड 2 तरह के होते हैं, एक आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब अपना स्पीड ही वो नहीं चेंज कर रहा है भैया, एक स्पीड रखा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अगर 5 किलोमीटर से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से, मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर से 1 घंटा में वो 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो उतना ही स्पीड से वो चला रहा है। आगे का जो डिस्टेंस है उतना ही स्पीड वो रख रहा है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म स्पीड कहने का मतलब है कि वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चला रहा है, क्योंकि स्पीड आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। क्या हमने सुना है कि आज हमने 20 किलोमीटर पर आवर चलाया है नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, जी नहीं। तो स्पीड हमेशा मैग्नीट्यूड के बारे में ही सिर्फ बताता है, ना कि डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। डायरेक्शन के बारे में आपको अब इन्फॉर्मेशन देता है वो आपका वेक्टर। जो डायरेक्शन के बारे में जो आपका अपडेट देता है वो आपका होता है वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं वेग। वेलोसिटी ही जो है वो आपका मैग्नीट्यूड भी बताता है और साथ में डायरेक्शन, बट स्पीड आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। तो हम लोग बात कर रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब एक समान चाल, एक स्पीड से चला रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं, तो उसी स्पीड से अपना बाइक चला रहे हैं, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से, ना उस स्पीड से घटा रहे हैं ना उसको बढ़ा रहे हैं। तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। फिर दूसरा स्पीड टाइप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो उसका चाल है वो एक समान नहीं है, कभी 20 किलोमीटर तो कभी 30 किलोमीटर, कभी बीजी रोड आया तो बाइक हम लोग स्लो कर देते हैं, फिर आपका खाली रोड आया तो स्पीड तेज़ कर देते हैं। तो मतलब वो कौन सा कैटेगरी में आया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आया, जिसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो वैरी कर रहा है। ठीक है, तो जिसका वेरिएबल मैग्नीट्यूड होगा, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के कैटेगरी में आएगा। वो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के कैटेगरी में आपका आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और फिर आपका पहले ये दोनों आप इसको नोट डाउन कीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम आगे देखेंगे, एक आपका होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है, एक आपका होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सिंपली टोटल डिस्टेंस, कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ लेता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। जितना टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारा औसत चाल होता है। क्या होता है, औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। बेसिकली इसके बहुत सारे केस आते हैं मैथ में,
दो केस आते हैं, जिसमें हम लोग पहला केस लगाते हैं जब सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आता है आपका 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 आता है। सेकेंड केस होता है v1 प्लस v2 बाई 2। ये दो तरह के केस आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, जो कि फॉर्मूला याद करने से जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग इसका ज़्यादा इससे हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता है, सिंपल बेसिस पे, फॉर्मूला बेसिस पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत चाल निकल जाता है। एवरेज स्पीड का आना बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसिटी फैक्टर है, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही आता है। किससे आता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ही आता है, क्योंकि कभी आपका स्पीड स्लो हो रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज। इस केस में कोई पूछे कि आप कितना एवरेज स्पीड से आप किसी भी जर्नी को आप कंप्लीट कीजिएगा, या मतलब कितना, मतलब जैसे आपको जाना है बेसिकली, सपोज कीजिए आपके होम से आपको जाना है कहीं, आपको मतलब मार्केट में, तो बेसिकली घर से मार्केट के लिए आप मान लीजिए बाइक से गए, ठीक है, या साइकिल से गए, तो बेसिकली या बाइक से गए बेसिकली, तो वहाँ पे बेसिकली बिजी रोड है तो एक स्पीड तो रहेगा नहीं, कभी चेंज होगा, कभी स्लो होगा, कभी तेज़ होगा। तो वहाँ पे जो कोई पूछे कि भाई तुम बेसिकली कितना एवरेज स्पीड तुम्हारा कितना था, तो आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस को आपको मालूम रहना चाहिए, या टोटल टाइम कितना कितना समय लगा, दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा, टोटल एवरेज स्पीड आ जाएगा। फिर हमने बात किया कि दो तरह के केस होते हैं, ये दोनों केस आपको धीरज सर ने पढ़ाया होगा मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये दोनों केस काफ़ी इससे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों केस हैं। कब ये फॉर्मूला यूज आता है, 2v1 इंटू v2 बाई v1 प्लस v2, और सेकेंड फॉर्मूला v1 प्लस v2 बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला जो है बेसिकली इसको हम लोग इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं, बट ये दोनों फॉर्मूला याद करने से ये फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमें अपने स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क करना है हमारे सोल्जर्स, कि कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएं, सॉल्व करें, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको धीरज सर ने बिल्कुल पढ़ाया होगा मैथ में, जब वो नॉन टेक्निकल मैथ पढ़ा रहे होंगे, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे सोल्जर्स एक बार कमेंट करें, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हम लोग नेक्स्ट अपना मूव करें। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे बताइए, यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम, तो आइए हम नेक्स्ट देखेंगे वेलोसिटी। और एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो स्पीड और जो वेलोसिटी है, जो आपका स्पीड और जो आपका वेलोसिटी है वो सिमिलर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। जी हाँ, अब कल जो मैं इतना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इतना रिलेशन दिया हूँ, इतना समझाया हूँ उसके कॉम्परेटिव स्टडी, आज मैं उतना नहीं पढ़ाऊँगा, टाइम को मैं बचाऊँगा, टेक्निक माइंड लगाया हूँ। कल मैं खूब अच्छा से एक्सप्लेन किया हूँ, आज उसका पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा कॉपी पेस्ट करवाऊँगा। अब देखिएगा, बस पढ़ते जाइए, फॉलो करते जाइए, सक्सेस मिलेगा बिल्कुल यही चैनल से मिलेगा, गारंटी मैं दे रहा हूँ। फिजिक्स में तो 25 में 25 करके आप आओगे, ये मेरा गारंटी है। बस विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, ठीक है। क्या मैं बोल रहा था? जी हाँ, वेलोसिटी, वेग, जिसको हिंदी में बोलते हैं। और मैं ऐसा यूनिट नहीं बताया स्पीड का, आप जानते होंगे, आप लिख लेना नोट्स पे, मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन LT-1, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का L होता है, टाइम का T होता है। वेलोसिटी, वेग, वेलोसिटी क्या होता है बेसिकली? वेग, सिंपली वेलोसिटी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आपके पोजीशन में कितना रेट से चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, वही आपका वेलोसिटी होता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मैंने ये एरो इसी लगाया क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन रखता है और स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड रहता है।
वेलोसिटी अपने साथ मैग्नीट्यूड भी बताएगा और साथ में डायरेक्शन भी बताएगा। दोनों का वो इंफॉर्मेशन देता है कौन? वेलोसिटी। आज हमने 30 किलोमीटर पर आवर से बाइक चलाया इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। हम जब भी वेलोसिटी का जब भी जिक्र करेंगे तो उसके साथ हम डायरेक्शन का बिल्कुल ओबियसली वहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी वेग जिसका होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, कितना रेट से उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, उसी को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी के भी आपके दो प्रकार होते हैं। एक आपका होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेग, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो। मतलब 20 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हैं तो इन ईस्ट डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड भी फिक्स होना चाहिए और डायरेक्शन भी, तब कहेंगे कि उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके। सेकेंड आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसका एक समान वेग ना हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, या दोनों चेंज हो सकता है। मतलब कभी 20 किलोमीटर पर आवर, कभी 30 किलोमीटर पर आवर, कभी 40 किलोमीटर पर आवर, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए मैग्नीट्यूड फिक्स हो 30 किलोमीटर पर आवर, बट डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी नॉर्थ में गया, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में, कभी साउथ में, या दोनों चेंज हो जाए, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या सर इसका डिफिनेशन एग्जाम में आएगा? जी नहीं, कभी भी इसका डिफिनेशन नहीं देगा, ये आपका सीबीएसई का नहीं है। तो आप क्यों बता रहे हो सर? क्या करूँ? जरूरी है बताना, बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे सोल्जर्स, इसको बताना जरूरी है। बेस को हम लोग नहीं भुला सकते, कितना भी बड़े लेवल तक एग्जाम दे दे, हम बेस को बिल्कुल नहीं भूल सकते मेरे भाई। बेस को ही तो पकड़ के हम, कितना भी आईआईटी लेवल हो या एनडीए लेवल हो, जो भी क्वेश्चन बनता है बेस से ही बनता है। बेस अगर स्ट्रांग है तो कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन पे हम दिमाग लगा सकते हैं। तो बेस को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है। एनडीए क्या करता है? यूपीएससी सिर्फ क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, स्टेटमेंट और असर्शन में क्वेश्चन पूछ देता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो क्या करता है? क्या स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं? या असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं? या स्टेटमेंट एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट, या बोथ आर फॉल्स, या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी जब एनडीए का आप क्वेश्चन देखे होंगे। तो वो क्या करता है? इसी सब बेसिक कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन डिजाइन कर देता है, बिल्डअप कर लेता है। तो ये बात बिल्कुल फोकस है कि जिस बच्चे ने 11th 12th सिंसियर से पढ़ा है, एनसीईआरटी को फॉलो किया है, उसको तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। बस कुछ नहीं करना है, हमारे क्रैश कोर्स को फॉलो करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। बस अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। तो बेस को मेरे भाई स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। इसीलिए मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके। आपको लग रहा हो कि थोड़ा बोरिंग लग रहा हो, नहीं, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, इजी नहीं है। मैं पूरा आपके एग्जाम के फोकस से ही मेरे भाई सोल्जर्स पढ़ा रहा हूँ, एक भी चीज़ फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब दोनों पढ़ लिए। इसमें एक और मेरे सोल्जर्स से एक टॉपिक आता है जो कि मैं लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तत्क्षणिक वेग। मतलब वैसा पार्टिकल्स का वेलोसिटी जो इंस्टेंट पे, हर स्टैंड पे चेंज होता हो। अभी मैं उसको समझाता हूँ, जिससे क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल टाइप में।
इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं तत्क्षणिक वेग। मतलब वैसा वेग जब किसी इंस्टेंट पर, मतलब जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं तो अभी देखा हमने स्पीडोमीटर पे 20 किलोमीटर पर आवर से है, और फिर कुछ इंस्टेंट के बाद, कुछ सेकंड के बाद ही मैं बोल रहा हूँ तो हमारा देख रहे हैं 30 किलोमीटर हो गया। तो हर इंस्टेंट पे हमारा वेग वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जो कि स्पीडोमीटर पे स्पेसिफाई हो रहा है। तो वो क्या है, उसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, जिसको हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला वाइज में, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एस बाई डेल टी। बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में जो हमारा पोजीशन में जो चेंज होता है वही हमारा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होता है, टेंडिंग टू 0। आपने मैथ में लिमिट पढ़ा होगा, टेंडिंग मतलब अप्रोचेस टू 0, 0 के अप्रोच कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है। अगर ये लिमिट को हटाएंगे तो डेल के जगह पे डी एस आ जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म में डी एस बाई डी टी। बहुत आपके एग्जाम में एक बार न्यूमेरिकल आ गया था, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आपके डिफरेंशियल फॉर्म में दे दिया था, उसको इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आपको निकालना था डिफरेंशिएट करके, ठीक है। अगर आप इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को हल्का ग्राफिकल फॉर्म में समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, ये पार्टिकल्स का जो है पोजीशन है, मान लीजिए ये आपका ऊपर मैं दिखा देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टाइम, ठीक है। ये मानिए टाइम 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये आपका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, या मान के चलिए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ठीक है। ऐसे आपका बढ़ रहा है। तो मान लीजिए 20 मीटर पे, मान लीजिए 20 मीटर आपने कवर किया 5 सेकेंड पे, फिर मान लीजिए 5.02 सेकेंड है, यहाँ पे आपका सपोज कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट कितना आप में चेंज हुआ, तो मतलब 15 मीटर। तो यही जो दोनों के बीच में देख रहे हैं कितना पोजीशन का वैरी होता है। पहले आपका 5 सेकेंड पे आपने 10 मीटर कवर किया, फिर आप जैसे ही आपने देखा 10 सेकेंड पे तो आपका डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन में कितना चेंज हुआ, आप दिन देखा आपने स्पीडोमीटर पे तो आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर हो गया, ठीक है। मतलब आपने 5 मीटर का चेंज हुआ। तो देख रहे हैं कैसे हर इंस्टेंट पे आपका पोजीशन में चेंज हो रहा है। वो टाइम जो है काफ़ी नेग्लिजिबल है, 5.01, 5.02 सेकेंड, 5.0021 सेकेंड पे, मतलब इतना छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे जो हमारे पोजीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वही उसका जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कौन है, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, तत्क्षणिक वेग है। तो क्या ये समझे कि नहीं, स्पीड वेलोसिटी आप समझे कि नहीं, एक बार मुझे कमेंट कीजिए। अगर समझ गए हैं तो हम लोग अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन, त्वरण। फिर देखिए जो कल मैंने बताया था कॉम्परेटिव स्टडी स्पीड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उसका टाइम कंज्यूम करूंगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉम्परेटिव स्टडी बताया था सेम यहाँ पे भी D2 वही रूल लगेगा। स्पीड, डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वेलोसिटी भी वेक्टर। डिस्टेंस का एक वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, तो स्पीड के भी बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट का सिंगल वैल्यू होता है, वेलोसिटी का भी सिंगल वैल्यू हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है तो स्पीड भी टाइम के साथ बढ़ता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घटता भी है, किस केस में, जब वो इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करता है। सेम वे में डिस्प्लेसमेंट भी आपका, वेलोसिटी भी आपका टाइम के साथ डिक्रीज भी करता है जब वो इनिशियल पोजीशन की ओर मूव करता है, जब उसमें रिटार्डेशन आता है तब। फिर स्पीड, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो न्यूमेरिकल रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। सेम वे में स्पीड और वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल रेशियो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है। तो सेम जो इतना सारे कल मैं 4-5 पॉइंट लिखाया था, सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैच हो गया स्पीड और वेलोसिटी में भी। इसी तरह इसीलिए बोलता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग बढ़िया से पढ़ लें, मन से पढ़ लें, तो उसका कॉन्सेप्ट हर जगह काम आता है। देख रहे हैं कैसे हमें स्पीड और वेलोसिटी में टाइम बच गया। यही तो होता है एक स्ट्रैटेजी वे में पढ़ने से फ़ायदा, ठीक है। पढ़ाने को सबको ही पढ़ाता है, बट एक
स्ट्रैटेजी वे में, एक फुल डेडिकेशन में वही पढ़ाता है जिसको स्टूडेंट का सक्सेस दिखाई दे रहा हो, जिसको एक फुल फोकस हो कि मेरे सोल्जर्स का 100% रिजल्ट हो हमारे बैच से, वही पढ़ाएगा आपको, ऐसा देगा आपको कंटेंट। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखा जाए कौन टॉपिक को, जो कि हमारा है एक्सेलरेशन। कल हम लोग इस चैप्टर को सोल्जर्स फिनिश भी करेंगे। ठीक है, जी हाँ, एक्सीलरेशन, इसको भी मैं 5 मिनट में फिनिश कर ही देता हूँ, छोटा टॉपिक है। त्वरण, एक्सीलरेशन इसका टू होता है, सिंपल फॉर्मूला मेरे भाई, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम टेकन, डेल वी बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, मतलब वेलोसिटी में जितना चेंज हो रहा है बाय टाइम, उसी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से दे रहा हूँ, ये आपका ओ है, यहाँ से आप स्टार्ट किए, ओ से आप ए तक, पॉइंट ओ से आप ए तक गए, पॉइंट ओ पे आपका स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है, ए पे आप पहुँचे तो 5 मीटर पर सेकेंड हुआ, टाइम लिया आपने 5 सेकेंड, फिर ए से बी तक आपने गया 10 मीटर पर सेकेंड, आपका स्पीड में चेंज हुआ। ठीक है, वेलोसिटी में टाइम लिया आपने 10 सेकेंड। अब पहला केस में निकालिए एक्सीलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, पहले 0 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 है माइनस 0 5, और टाइम कितना लिया 5 सेकेंड, तो a1 आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आइए a2 निकालिए। सेकेंड केस में ए क्या था, ए पे उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, जब बी पे गया तो उसका स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना वेलोसिटी में चेंज आया, 10 माइनस 5, और टाइम लिया आपने, और अगले टाइम इंटरवल में आपने कितना टाइम लिया, तो 5 सेकेंड, क्योंकि ओ से बी तक जाने में आपने 10 सेकेंड लिया था, मतलब ओ से ए इंटरवल में 5 सेकेंड, फिर ए से बी इंटरवल में 5 सेकेंड, तो यहाँ भी 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो एक्सीलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन तो आप लोग सीख गए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, बट देख रहे हैं कि दोनों केस में हमारा एक्सेलरेशन सेम आ रहा है। तो इससे हमें क्या मालूम चल रहा है, कि ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये कैसा एक्सेलरेशन है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक समान त्वरण का दिया, जिसका वेलोसिटी सेम हो, सिंपली इसका वेलोसिटी क्या हो, सेम हो। देख रहे हैं वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है वो इक्वल वे में हो रहा है, इसलिए हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है। फिर अगर बात की जाए सेकेंड एक्सेलरेशन टाइप की, वो हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान एक्सेलरेशन नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। मतलब उसमें जो वेलोसिटी का जो चेंज होता है, मान लीजिए 0 से 5 गए, फिर अगला बार हम लोग 5 से 10 नहीं हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, एक बैक हाईली चेंज हो गया वेलोसिटी में, 5 से तुरंत 20 जंप हो गया। देख रहे हैं एक सिस्टमेटिक वे में चेंज नहीं हो रहा है, एक वेरिएबल वे में आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे जो हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे वो डिफर आएगा हर केस में, इसलिए बोलते हैं उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब वहाँ का वेलोसिटी जो है वेरिएबल है, वेलोसिटी जो है वो क्या है, सेम नहीं है। तो क्या है, सेम नहीं आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। समझे कि नहीं, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सॉरी, डायमेंशन LT-2। बाकी एक्सेलरेशन से और कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं। 2D मोशन में हालांकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। एक सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियली एक्सेलरेशन होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे 2D मोशन में। मेरा आदत है कि जो चैप्टर में जितना कंटेंट है उतना ही मैं पढ़ाता हूँ, ज़्यादा दे दूँगा तो आपका माइंड से ओवरलोड होने लगेगा, तो वो मैं काम नहीं करूँगा। ठीक है, वो 2D में पढ़ूंगा। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सारा हम लोग 2D में कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो क्या यहाँ तक किसी तरह का डाउट हो, क्या डाउट
डाउट है तो बताइए सोल्जर्स, यहाँ तक किसी तरह का डाउट है तो एक्सप्रेशन तक समझने में। अब हमारा पास बच गया है ग्राफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपको एयर फोर्स नेवी में एक क्वेश्चन जरूर आएगा ग्राफ। ये मेरा एकदम वादा है, आप लिख के रखो, ठीक है, जो कि कल हम लोग पढ़ेंगे। तो कल का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट किया करो यार, इतना तो आप लोग कर सकते हो, मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट तो बिल्कुल कर सकते हो। मैं कमेंट करो यार, शेयर करो, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है तो यार कमेंट भी नहीं करोगे तो कैसे होगा। कमेंट करो, लाइक करो, इसी तरह का डाउट है तो प्लीज़ पूछो, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। कहीं भी कमी हो तो बताओ कि हाँ सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, या समझ में आ रहा है तो बताइए कि हाँ सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। मेरे भाई, मेरे मेहनत का मेरा फल वही होगा कि आप लोग के चेहरे पे मुस्कान और आपका एक अच्छा सा कमेंट प्यारा सा, बस इतना कर दो, मैं इसके उसी के लिए हैप्पी हो जाऊंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, ठीक है। और आपका रिजल्ट सक्सेस मिलेगा तो उस दिन तो फुल पार्टी होगी, ज़बरदस्त पार्टी होगी मेरे तरफ से, मेरे सोल्जर्स को, ठीक है। आप लोग को वेलकम रहेगा, मेरे घर पर आना है, मैं एड्रेस दूंगा, ठीक है। तो वो सब कभी होगा जब आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ मेरे भाई, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फ्री फॉलिंग बॉडी पढ़ेंगे। इतना सारा पढ़ के हम लोग क्लास को द एंड करेंगे कल, फ्री मोशन और फिर क्वेश्चन लगाएंगे अपना जो भी है, ठीक है। तो आज का क्लास को भी रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। हम लोग कल मिलेंगे। बाय बाय, जय हिंद।